जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने जीवन में बचपन में, जब मैं करीब 21-22 साल का था, सबसे पहले किसी बड़े राजनीतिज्ञ से अगर मैं मिला था तो वो चौधरी चरण सिंह से मिला था। मेरी पहली नौकरी लगी थी 1976 में और चौधरी चरण सिंह के घर में गया था। वो चाय पी रहे थे, उन्होंने मेरे चाय पिलाई थी और जब हम लोगों ने आधे पौन घंटे बात की तो मुझे लगा कि ये आदमी वास्तविकता में बड़ा दूरदर्शी है, बहुत समझदार है, किसानों का हितैषी है और हिंदुस्तान के सामाजिक परिवेश को समझता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो मैं बचपन से अपना आदर्श मानता था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के प्रति भी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा श्रद्धा बढ़ी जब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। उसके बाद बहुत बार मेरी मुलाकात हुई, बहुत बार मैंने उनको सुना, तो मुझे लगा कि ये वास्तविकता में भारत की मिट्टी का प्रतीक है। तो अच्छा, क्योंकि मैं भी मेरठ का रहने वाला हूं, वो भी पड़ोस के रहने वाले हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो मैं उस क्षेत्र की जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश है उसके प्रति जो उनकी पकड़ थी, और 1967 में जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल यूनाइटेड अपोजिशन का एक माहौल पैदा कर दिया था, और कांग्रेस में पहले थे लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस छोड़ के आए तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति एक मास मूवमेंट खड़ा किया। जैसे हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल ने खड़ा किया, वहां चौधरी चरण सिंह ने खड़ा किया। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी। तो मेरी अपेक्षा थी कि जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह एक दूरदर्शी नेता थे और किसानों के हितैषी थे, वैसे ही शायद जयंत चौधरी होंगे। जयंत चौधरी की राजनीति को मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं। मैं भी ये भी देख रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह के प्रति जो लोगों के दिमाग में श्रद्धा है वेस्टर्न यूपी के, कि जब आपको याद होगा जब बिजनौर के अंदर जयंत चौधरी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहां पे पुलिस ने उनको, जानते हुए कि ये जयंत चौधरी हैं, उनके ऊपर लाठी की वर्षा करने का प्रयास किया था, उनकी हड्डी पसली तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन जो चौधरी साहब के एक प्रकार से उनकी आन बान शान को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने को चोट लगाई, जयंत चौधरी को चोट नहीं लगने दी। और ये वेस्टर्न यूपी की एक प्रकार की प्रतिबद्धता है जो चौधरी चरण सिंह के परिवार के प्रति वहां के लोगों की है। तो मैं जयंत चौधरी से ये अपेक्षा करता था कि वो भी चौधरी चरण सिंह जैसे होंगे, उनके भी अपने कुछ आदर्श होंगे, उनके भी अपने कुछ सिद्धांत होंगे, और वो शायद किसानों के विरोध में खड़े हुई किसी भी सरकारी तंत्र का ताना बाना नहीं बनेंगे, लेकिन वो बन गए। जैसे चौधरी अजीत सिंह को आपने देखा कि वो मंत्री पद के लिए उन्होंने कभी इधर कभी उधर वो जाते रहे आते रहे, तो अजीत सिंह साहब भी इसीलिए चुनाव हारते रहे। एक बार चौधरी चरण सिंह तो एक ही बार इलेक्शन हारे थे, एक वहां सीपीआई के उम्मीदवार से मुजफ्फरनगर के अंदर, लेकिन चौधरी अजीत सिंह हारे और जयंत चौधरी हारे। अब फिर वो राज्यसभा में गए और आज मंत्री पद में सुशोभित कर रहे हैं, और अपने किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से जीते हैं, उनको मंत्री न बनाकर खुद मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब से वो मंत्री बने हुए तब से वो नदारद हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। किसानों की किसी समस्या पे बोलते हुए चौधरी साहब, जयंत चौधरी को मैंने नहीं सुना। और ये चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं। किसान, जब हरियाणा का किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च करता है, जब वो एमएसपी की गारंटी करता है, तो जयंत चौधरी ने क्या, उनके जीवन का उद्देश्य केवल मंत्री पद था? क्या वो इस उम्र में, अभी तो उनकी उम्र बहुत कम है, इस उम्र में ही उनकी आकांक्षाएं इतनी ज्यादा थीं कि वो मंत्री पद के लिए जो किसानों के हितों की बातें करना छोड़ दें? लेकिन जयंत चौधरी तो जयंत चौधरी हैं। जहां वो अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलते थे, जॉइंट रैलीज करते थे, लाखों की भीड़ हुआ करती थी, जहां उनको खुद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने महत्व नहीं दिया और उनके पोस्टर्स में नाम गायब कर दिए, बल्कि उनको आमंत्रित भी नहीं किया, वहां भी उस क्षेत्र के एक किसानों के नेता के
पौत्र ने इस प्रकार का अपमान सहा। खैर ये जयंत चौधरी जाने, उनका काम जाने, वो निर्णय जो उन्होंने लिया, लेकिन मेरे दिमाग में जो चौधरी चरण सिंह के प्रति श्रद्धा है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं। खैर, इधर अखिलेश यादव ये जानते थे कि हालांकि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बहुत सफलता मिली है। यह भी बात सही है कि बहुत सारी सीटें, चाहे इकरा हसन हो, चाहे आपके रशीद मसूद के भतीजे जो सहारनपुर से जीते हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर से हों, हरेन मलिक हों, मतलब काफी सीटें जीती और कई सीटें बिल्कुल मार्जिन से हार गई। कैसे हारी ये भी एक रिसर्च का विषय है। मेरठ की सीट कैसे हारे, क्या हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अखिलेश यादव को यह बात पता थी कि अगर वेस्टर्न यूपी के अंदर आपको घेराबंदी करनी है तो जिन जय चौधरी पे आपने स्टेक्स बड़े हाई करे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, इनकी सपोर्ट बेस पे आपको आक्रमण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव ने फंसाया। चलिए, अखिलेश यादव का तो समझ में आता है कि वो जयंत चौधरी को फंसाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी आज एनडीए के सहयोगी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिल्कुल महत्व देना जयंत चौधरी को बंद कर दिया है। जयंत चौधरी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, उनके मंत्रालय की बात नहीं होती, किसानों के हितों में कहीं बात नहीं होती, कहीं उनको फ्रंट लाइन में नहीं बिठाया जाता, कहीं वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब एक कोठी, थोड़ा सुविधाएं, कार, शोफर, इसके लिए जयंत चौधरी ने शायद अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जो चाल चली है उससे अब जयंत चौधरी दोनों तरफ से फंस गए। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के सपोर्ट बेस को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सपोर्ट बेस है वो वहां पे उनका है मुसलमानों का और जाटों का। जाटों में भी दो फाड़ है, एक जाट जो है वो एंटी चौधरी चरण सिंह लॉबी के हैं और एक चौधरी चरण सिंह के साथ के हैं। मुसलमान जो है वो, मानी बात है कि जो उनका एक वोट देने का अपना परंपरा है उसी के हिसाब से वोट देते हैं, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह के प्रति मुसलमानों की श्रद्धा भाव था। और जब तक जयंत चौधरी किसानों के हितों की बात करते थे तब तक ये मुसलमान का 80% वोट जयंत चौधरी को मिलता था, 60-70% वोट जाटों का मिलता था, 35% वोट मुसलमानों का था, 14-15% वोट जाटों का था। और उसके बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता था जो कि आरएलडी को विजय दिलाता था। आपको पता ही होगा कि चौधरी चरण सिंह ने एक कॉम्बिनेशन बनाया था वेस्टर्न यूपी के अंदर, जब वो थे अजगर, अहेर, जाट, गुजर, राजपूत, और ये कॉम्बिनेशन और उसके बाद मुसलमानों का सम्मिश्रण इसके अंदर, और इसके हिसाब से चौधरी चरण सिंह ने जो एक व्यू रचना की थी बैकवर्ड कंसोलिडेशन की, उसके हिसाब से वो चुनाव जीता करते थे। अब अखिलेश यादव ने इकरा हसन को, जो कि कैराना से अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई हैं, और इकरा हसन का परिवार और हुकुम सिंह जी का परिवार, ये मुख्य दो ऐसे परिवार हैं जिनका वहां वर्चस्व है। या तो हुकुम सिंह जी चुनाव जीता करते थे, या उनकी बेटी एक बार चुनाव जीती, या इधर इकरा हसन का परिवार, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी मां हों, चाहे उनके पिताश्री जब तक जीवित थे तब तक हों, ये दोनों परिवारों के बीच में वर्चस्व था। और ये वर्चस्व आप जानते ही हैं, जो लोग वेस्टर्न यूपी की राजनीति को जानते हैं, कि वेस्टर्न यूपी के अंदर जो सबसे मजबूत कौम है, बाकी भी सैनी भी हैं और यादव भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर माना जाता है वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो वह हैं जाट हैं, गुर्जर हैं और मुसलमान हैं। एक बेल्ट है जो बिल्कुल जाट बेल्ट है, एक बेल्ट है जो गुर्जर बेल्ट है, और मुसलमान वेस्टर्न यूपी के अंदर काफी बड़ी संख्या में है। और इकरा हसन ने इस बार, क्योंकि इकरा हसन एक तो विदेश में पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और जिस प्रकार से संसद के अंदर उन्होंने पहला उद्बोधन किया और जब वो बोली तो लगा, देश की जनता को ये लगा कि इकरा हसन चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, लेकिन ऐसे सांसदों की देश को आवश्यकता है। अच्छा, इकरा हसन के बारे में एक और चीज बहुत फेमस है कि वो मुसलमानों की राजनीति नहीं करती। उनके पिताजी के साथ भी यही था, ये हुकुम सिंह जी के साथ भी यही था। चाहे हुकुम सिंह जी हों, चाहे इनके पिता हों, चाहे इकरा हसन हो, इन लोगों ने कभी जाति और धर्म की राजनीति इसलिए भी नहीं की कि हुकुम सिंह गुर्जर थे,
इकरा हसन भी गुर्जर हैं और इकरा हसन मुसलमान होने के बावजूद ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनकी कुछ जनरेशन पहले ये वहां से कन्वर्ट होके बनी हैं मुसलमान। तो वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है, चाहे वो जाट हो चाहे वो गुर्जर हो, वो ये मानता है कि धर्म के मामले में, क्योंकि हुकुम सिंह जी भी गुर्जर हैं और ये भी गुर्जर हैं, ये हमारी परिवार हमारी ही बिटिया है, इसलिए वहां पे धर्म की राजनीति शायद बहुत ज्यादा नहीं होती है। केवल राजनीति ये होती है कि कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इसलिए एक प्रकार से इस चुनाव को जीतकर इकरा हसन ने दिखा दिया कि उनको न केवल मुसलमानों के वोट पूरी तरह से मिले, बल्कि हिंदुओं के भी बहुतांश वोट मिले, इसलिए वो वहां जीत गई। अखिलेश यादव ने इकरा हसन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, दिल्ली बुला के उनके कहा कि ये जो वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं जहां पे भाई इलेक्शंस होने हैं, जिसमें मीरापुर भी एक सीट है, वहां पे आप जुट जाइए और मैं पूरी जिम्मेदारी आपको देता हूं। तो इससे क्या हुआ कि जो एक तरफ तो जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने धता बना दिया, उनके जो महत्व है उसको उनको महत्वहीन कर दिया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इकरा हसन के माध्यम से जयंत चौधरी को डबल क्रॉस कर दिया। अब जयंत चौधरी के साथ मुश्किल यह हो गई है कि मुसलमान वोट तो उनके हाथ से पूरा निकल गया है। इकरा हसन के सामने आ जाने से जो जाट और गुर्जर समाज है, जो कि मीरापुर में बहुत ज्यादा है, उसके साथ भी समस्या आ गई है कि वो भी इकरा हसन जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की अगर वहां पे उन्हें संबोधित करती है, तो वो भी ये निर्णय लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो जयंत चौधरी के साथ रहें। और अगर जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से महत्व मिलता, अगर उनको सम्मान मिलता, तब तो शायद जयंत चौधरी ये कह सकते थे कि मैं इसलिए आया हूं भारतीय जनता पार्टी में के साथ, गवर्नमेंट में, एनडीए में मैं इसलिए शामिल हुआ हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करा पाऊंगा। लेकिन जब आपको महत्व ही नहीं मिल रहा है, जब आपको मीटिंग में ही नहीं बुलाया जा रहा है, जब आपको पोस्टर में ही स्थान नहीं मिल रहा है, और आप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं आपके कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, कहीं मोदी जी आपको महत्व देते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में मोदी जी का काम तो निकल गया। लेकिन आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अखिलेश यादव ने भी इकरा हसन के माध्यम से आपके लिए रोड़ा बना दिया, और अटल ये मोदी जी ने तो आपको वैसे ही छोड़ दिया। तो अब जयंत चौधरी को छोड़ना है, सोचना है कि उन्होंने जो अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो ये रणनीति चुनी, उन्होंने इंडिया अलायंस को लास्ट मोमेंट में धोखा दिया। पहले तो वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में जाते रहे, अचानक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, और उसके बाद आप कहते हैं साहब मैं इतना अभिभूत हो गया, मुझे चौधरी साहब की चेहरा दिखाई पड़ रहा है मोदी जी के अंदर। तो मैं अगर किसान के हितों में मेरी श्रद्धा है और मैं किसानों के हितों पे काम करता हूं, और अगर मेरे पितामह किसानों के हितों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, तो मेरे पितामह को भारत रत्न मिले, या जिस समस्या के लिए वो संघर्ष करते थे और जो समस्या मेरे लिए मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए, जब उसका हल होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं, केवल इसलिए कि मेरे पितामह को भारत रत्न मिल गया, मैं अपने सारे सिद्धांतों से समझौता करके एनडीए अलायंस में मंत्री पद से बैठ जाऊं। तो अखिलेश यादव ने इकरा हसन के माध्यम से उनकी एक खिलाफ एक ऐसी मजबूत रणनीति बना ली है कि अब जयंत चौधरी को सोचना पड़ेगा कि अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी को अपनाने के लिए और फायदे के लिए और कैबिनेट मंत्री के लिए अपनी लॉन्ग टर्म पूरी स्ट्रेटेजी को उन्होंने कैसे दांव में लगा लिया। इसीलिए यह मुझे लगता है कि अब उनकी स्थिति ना इधर की है ना उधर की है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।